हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लास्ट पार्ट प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का फ्रॉम माय हैंड रिटन नोट्स, जो कि कम्प्लीटली एनसीईआरटी में से हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ डिड द प्रिंट एसोसिएट विद पुअर पीपल? कि जो प्रिंट था वो पुअर पीपल के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल रहा। वेरी स्मॉल cheap small books were brought in market for the purpose of selling them to the poor people। देखिए, बहुत सस्ती छोटी छोटी किताबें भी उस समय मार्केट में आई, और उन किताबों को इसलिए ही लाया गया जिससे गरीब आदमी भी अफोर्डेबल रेट्स में उनको खरीद सके। पब्लिक लाइब्रेरीज़ खोली गई पुअर लोगों के लिए, जो कि किताबों को बाय करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो वो पब्लिक लाइब्रेरीज़ में भी पढ़ सकते थे। ये लाइब्रेरीज़ जो थी, इन्हें सेटअप किया था रिच पैट्रन्स ने इन ऑर्डर टू एक्वायर प्रेस्टीज इन द सोसाइटी। मतलब जो बड़े बड़े लोग होते थे, ओके, वो जो समाज सेवी में भी आते थे, समाज सेवी जो लोग होते हैं या फिर जो अच्छे प्रोफाइल के लोग होते हैं, उन्होंने इस तरह की लाइब्रेरीज़ इसलिए खोली थी जिससे उनकी भी सोसाइटी में प्रेस्टीज बनी रहे और गरीब लोगों का भी फ़ायदा हो सके। Issues related to caste discrimination begin to be published in essay and other printed articles। अब देखिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो मुद्दा है वो हमारे देश में बहुत पुराना है, तो इस तरह के इश्यूज भी ऐसे के रूप में लिखे जाने लग गए, इनके ऊपर आर्टिकल्स भी लिखे जाने लग गए आफ्टर द अराइवल ऑफ प्रिंट कल्चर। अब देखिए, ज्योतिबा फूले जो है, उन्होंने भी इनजस्टिस के बारे में लिखा कि कास्ट सिस्टम में किस तरीके से लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की जाती है, अपनी किताब गुलामगिरी में, जो कि 1871 में लिखी गई थी। तो आप ये भी लिख सकते हैं। बी आर अम्बेडकर, ई वी रामास्वामी नायकर wrote powerfully on caste and their writings were read by people all over India। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ई वी रामास्वामी नायकर, ये जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने समाज में कुछ बदलाव के लिए काम किया, इन्होंने कास्ट के लिए बहुत कुछ लिखा और इनका लिखा हुआ लोगों ने पढ़ा ऑल ओवर इंडिया। मतलब इनके लिखे जाने, इनकी राइटिंग्स की वजह से लोगों में एक मोटिवेशन आया, लोगों में एक इंस्पिरेशन जागी कि अब समय आ गया है कि कास्ट सिस्टम को ख़त्म किया जाए। उसके बाद काशी बाबा जो थे, एक कानपुर मील वर्कर थे, इन्होंने छोटे और बड़े का सवाल, इस तरह की एक किताब लिखी थी 1938 में। उसके अलावा बेंगलोर में जो कॉटन मील वर्कर्स थे, इन्होंने भी अपनी लाइब्रेरीज़ बनाई थी जिससे ये अपने आप को एजुकेट कर सकें। वो लाइब्रेरीज़ जो थी वो सोशल रिफॉर्मर्स ने स्पॉन्सर की थी, मतलब उसके लिए पैसा जो आया था वो सोशल रिफॉर्मर्स ने अपने फ़ंड में से दिया था, क्योंकि सोशल रिफॉर्मर्स यही चाहते थे कि जो वर्कर्स हैं एक्सेसिव ड्रिंकिंग छोड़ दें, लिटरेसी आए और हर जगह नेशनलिज्म का, देशभक्ति का मैसेज पहुँचे। इस वजह से सोशल रिफॉर्मर्स ने इस तरह की लाइब्रेरीज़ खोली थी। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि प्रिंट किस तरीके से पुअर पीपल से एसोसिएटेड था, तो आप चीप स्मॉल बुक्स के बारे में बता सकते हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज़ के बारे में बता सकते हैं, किस तरह के इश्यूज़ उस समय उठे वो आप बता सकते हैं थ्रू प्रिंट। आप ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी का जिक्र कर सकते हैं। भीमराव अंबेडकर, ई वी रामास्वामी नायकर जो थे, उन्होंने किस पर लिखा और ऑल ओवर इंडिया उनका सुना गया, किताबें पढ़ी गई, वो आप लिख सकते हैं। काशी बाबा ने छोटे और बड़े का सवाल लिखी थी। बेंगलोर कॉटन मील वर्कर्स ने खुद के लिए लाइब्रेरीज़ खोली थी, उन लाइब्रेरीज़ को स्पॉन्सर सोशल वर्कर्स ने किया था, क्योंकि सोशल वर्कर्स ये सब चीज़ें बंद करवाना चाहते थे और नेशनलिज्म लाना चाहते थे और लिटरेसी लाना चाहते थे। तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं।
अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाउ डिड प्रिंट एसोसिएट विद विमेन, कि औरतों की ज़िंदगी में प्रिंट ने क्या प्रभाव डाला। देखिए, आफ्टर द अराइवल ऑफ प्रिंट कल्चर वुमेन इन द मिडिल क्लास हाउस होल्ड स्टार्टेड रीडिंग। प्रिंट कल्चर आने के बाद जो मिडिल क्लास घरों की औरतें थी उन्होंने भी धीरे धीरे लिखना पढ़ना चालू कर दिया। लिबरल हस्बैंड्स और फादर्स जो थे, मतलब जो थोड़े कम सख्त पति और कम सख्त फादर थे, वो अपने घर की महिलाओं को घर में पढ़ाने भी लग गए थे, उनकी एजुकेशन भी चालू हो गई थी। और कुछ लोग अपने घर की महिलाएं अपने घर की बच्चियों को स्कूल भी भेजा करते थे जब स्कूल्स खुले सिटी में। बहुत सारे जर्नल्स उस समय पब्लिश हुए डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे, कि होम बेस्ड स्कूलिंग कैसे की जाती है, औरतों को क्यों शिक्षित होना ज़रूरी है। इस तरह के जर्नल्स जो थे वो छपते थे, जिससे औरतों में और मोटिवेशन आए और ज़्यादा से ज़्यादा औरतें जो है लिटरेसी की तरफ बढ़े। बट ऑल द फैमिलीज़ वर नॉट लिबरल, लेकिन सारी फैमिलीज़ इस तरह से लिबरल नहीं थी, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि अगर लड़कियां ज़्यादा पढ़ लेंगी तो वो जल्दी विडो हो जाएंगी। इस तरह की बात हिंदूज़ अपने दिमाग में रखते थे। उन्हें ये लगता था कि एजुकेटेड वुमेन जो हैं वो क्या हो जाएंगी, करप्ट हो जाएंगी बाय रीडिंग द उर्दू रोमांसेस। इस तरह का मुस्लिम परिवार अपनी थिंकिंग रखते थे कि अगर मुस्लिम लड़कियां पढ़ने लग गई तो फिर वो उर्दू रोमांसेस पढ़ेंगी और फिर वो करप्ट हो जाएंगी, मतलब उनका करैक्टर जो है वो ख़राब हो जाएगा। इस तरह की बातें भी लोग किया करते थे, और स्पेशली ये होता था मुस्लिम फैमिलीज़ में। इसमें देखिए एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एक गर्ल थी, एक कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली। कंजर्वेटिव वो लोग होते हैं जो आसानी से किसी बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो एक लड़की थी कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली की, उसने रीड और राइट दोनों उर्दू में करना सीखा सीक्रेटली, मतलब अपनी फैमिली से बचकर, अपनी फैमिली से छुपाकर उसने उर्दू में लिखना और पढ़ना सीखा, क्योंकि उसकी फैमिली ये चाहती थी कि वो अरेबिक कुरान पढ़े, लेकिन वो उर्दू कुरान पढ़ना चाहती थी क्योंकि उसे अरेबिक कुरान समझ में नहीं आती थी। इसलिए उसने सीक्रेटली उर्दू लैंग्वेज की नॉलेज ली। तो आप ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। उसके अलावा एक थी रसुंदरी देवी, एक यंग मैरिड गर्ल थी, जो इनकी शादी भी एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली में हुई थी, बहुत रीति रिवाजों वाली फैमिली में हुई थी। इन्होंने रीड करना सीखा अपनी किचन में, मतलब जब ये खाना पकाती थी, जब रसोई में कोई नहीं होता था तो ये वहीं बैठकर पढ़ा करती थी। इन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी भी लिखी, अपने जीवन पर किताब लिखी अमर ज़बान, जिसे पब्लिश किया गया 1876 में। और ये एक फ़र्स्ट फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी थी जो कि बंगाली या फिर बंगाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। तो आप रसुंदरी देवी जी के बारे में भी बता सकते हैं। उसके अलावा एक थी कैलाश बाशिनी देवी। इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें लिखी औरतों के ऊपर, जैसे हाउ वुमेन वर इम्प्रिज्न्ड एट होम, कि औरतों को किस तरीके से घरों में कैद करके रखा जाता है। वुमेन वर कैप्ट इन इग्नोरेंस, कैसे औरतों को इग्नोर किया जाता है, जैसे वो फैमिली का पार्ट ही नहीं है, उनको डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता है। वुमेन वर फोर्स टू डू हार्ड डोमेस्टिक लेबर, और उसके अलावा औरतों से किस तरीके से घर के कठिन काम भी करवाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स कैलाश बाशिनी देवी ने भी लिखे थे। उसके अलावा हिंदी राइटिंग जो थी वो धीरे धीरे 1870 में भी पब्लिश होने लग गई। औरतों जो थी उनके भी रिलेटेड इश्यूज़ किताबों में आने लग गए, जैसे औरतों की एजुकेशन, विधवा होने पर औरतों का जीवन कैसा हो जाता है, विडो रीमैरिज जो है वो अच्छी है बुरी है, इस तरह की बातें, नेशनल हमारे देश की आज़ादी मतलब नेशनल मूवमेंट के बारे में, इस तरह की किताबें भी छपने लग गई थी 1870 में। उसके अलावा एक थे राम चड्ढा।
इन्होंने पब्लिश करी थी फास्ट सेलिंग स्त्री धर्म विचार करके एक किताब, जिससे औरतों को ये सिखाया जा सके कि आपको एक ओबीडियंट वाइफ कैसे होना चाहिए, एक वफ़ादार पत्नी कैसे होना चाहिए। तो ये राम चड्ढा ने पब्लिश की थी फास्ट सेलिंग, जो बुक थी उस समय की, स्त्री धर्म विचार। और इसमें औरतों को यही बताया गया था कि औरतों को किस तरीके से ओबीडियंट वाइफ बनना चाहिए। तो ये पॉइंट्स भी आप सब लिख सकते हैं। वापस रिपीट कर रही हूँ, ये सारा कंटेंट एनसीईआरटी का है। तो इतना अच्छा सुंदर आंसर बन रहा है कि औरतें प्रिंट कल्चर से कैसे एसोसिएटेड थी। तो आप ये सारी बातें लिख सकते हैं। आंसर भी बहुत इजी है, एग्जाम्पल्स ही एग्जाम्पल्स हैं। उसके अलावा खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी जो थी, खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी बेसिकली सिख लोगों की होती है। तो इस सोसाइटी ने भी चीप बुकलेट्स निकाली थी क्वालिटी ऑफ अ वुमेन के ऊपर, कि एक औरत में क्या क्या अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं। उसके अलावा बंगाल में जो सेंट्रल कैलकाटा था, जिसे बाटला कहा जाता था उस समय, वॉज प्रिंटिंग पॉपुलर बुक्स। उस जगह पर भी बहुत सारी पॉपुलर बुक्स जो थी वो प्रिंट हो रही थी। पेडलर्स टुक द बाटला पब्लिकेशन, और बाटला पब्लिकेशंस भी इनको नाम दिया गया था। तो पेडलर्स जो साइकिल पर लोग थे वो क्या करते थे, बाटला पब्लिकेशंस जो थे उन्हें लोगों के घर तक पहुंचाते थे, जिससे औरतें जो हैं वो अपने लेजर टाइम में इस पब्लिकेशन को पढ़ सकें। ये चीज़ बहुत पॉपुलर थी बंगाल में, जिसे बाटला पब्लिकेशन भी कहा गया था, जो सेंट्रल कलकत्ता में पॉपुलर बुक्स छपती थी। और इन किताबों को घर घर पहुंचाने का काम पैडलर्स करते थे, साइकिल पर जो लोग थे वो करते थे, जिससे अपने फ्री टाइम में औरतें जो हैं वो इन किताबों को पढ़ सकें। तो आप ये चीज़ भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स इन द प्रिंट, कि न्यूज़पेपर्स का क्या रोल था प्रिंट में। तो देखिए, न्यूज़पेपर्स जो थे उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि न्यूज़पेपर्स के ज़रिए इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ जो थे वो पब्लिश होते थे। एक नेचर का माहौल, एक डिबेट का माहौल जो था वो क्रिएट होता था। तो न्यूज़पेपर्स समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव लाए उस समय पर। तो आप ये बता सकते हैं कि न्यूज़पेपर ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उससे डिबेट का जो एनवायरनमेंट है वो भी आया। डिबेट का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं है, डिबेट का मतलब है अपने ओपिनियंस को प्लेस करना। उसके अलावा कंट्रोवर्सीज़ आई, क्योंकि हिंदू ऑर्थोडॉक्स के कुछ मैटर्स ऐसे थे जो कि न्यूज़पेपर्स के ज़रिए लाए गए लोगों के सामने, तो उससे काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ भी फैली। जैसे विडो इमोलेशन, इसका मतलब ये है कि विडो को अपनी पति की चिता के साथ ही जला दिया जाता था, ये चीज़ गलत मानी गई। मोनोथेइज्म, मोनोथेइज्म मतलब होता है एक भगवान, भगवान एक है। तो वो सब चीज़ों पर डिबेट हुई कि भगवान एक है या भगवान बहुत सारे हैं, भगवान के अलग अलग रूप हैं। इन सब चीज़ों पर फेवर और अगेंस्ट में डिबेट्स हुई काफ़ी। ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड की, ब्राह्मण्स को सबसे ज़्यादा महत्व देना, ठीक है, कुछ लोग इसके अगेंस्ट थे, कुछ इसके फेवर में थे। आइडोलेट्री की, मतलब ईश्वर की मूर्ति की पूजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इन सब पर बहुत डिबेट और डिस्कशंस हुए। तो इस तरीके से न्यूज़पेपर्स के ज़रिए बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ भी फैली, क्योंकि इन टॉपिक्स पर खुले तरीके से डिस्कशंस होते थे। उसके अलावा देखिए, इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स उस समय के कौन कौन से थे। एक था संवाद कौमुदी, जो कि राजा राम मोहन रॉय का था। एक था समाचार चंद्रिका, जो कि हिंदू ऑर्थोडॉक्स ने निकाला था। एक था जामे जहान शमशूल अखबार, जो कि पर्शियन न्यूज़पेपर था। एक था बॉम्बे समाचार, जो कि गुजराती न्यूज़पेपर था। तो उस समय पर इस तरह के न्यूज़पेपर्स जो थे वो बहुत पॉपुलर थे। उसके अलावा दियोबंद सेमिनरी जो थी उसे फाउंड किया गया था 1867 में। ये बेसिकली रिलेटेड थी मुस्लिम्स से। इट पब्लिश थाउजेंड्स ऑफ फतवास टेलिंग मुस्लिम्स अबाउट हाउ टू कंडक्ट देमसेल्फ इन एवरीडे लाइफ।
देवबंद सेमिनरी भी एक तरह का न्यूज़पेपर था जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बेसिकली था। इसमें यही लिखा जाता था कि फतवाज़ जारी किए जाते थे और किस तरीके से मुस्लिम्स को अपने एवरीडे लाइफ में जीना चाहिए, उस तरह की बातें इसमें लिखी जाती थी। तो अगर आपसे प्रिंट के बारे में पूछा जाता है कि प्रिंट न्यूज़पेपर्स से कैसे एसोसिएटेड था, तो आप ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं इन द हिंदू कम्युनिटी द रीडिंग ऑफ द रिलीजियस टेक्स्ट एनकरेज्ड। अब देखिए हिंदू कम्युनिटी में क्या हुआ था, हिंदूज़ में रिलीजियस टेक्सेस को बहुत पढ़ा गया था। जैसे हिंदू कम्युनिटी में जो रिलीजियस टेक्स्ट थे सबसे ज़्यादा घर में बड़े बुज़ुर्ग वही पढ़ते थे। जैसे फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन जो था रामचरितमानस का, जो तुलसी जी ने लिखी थी, ठीक है, उसे लार्ज नंबर ऑफ पीपल ने पढ़ा था। और प्रिंटेड एडिशन जो था वो भी नॉर्थ इंडियन मार्केट में बहुत जल्दी आया था। तो रामचरितमानस जो थी वो उस समय की बहुत फेमस किताब थी। उसके अलावा देखिए नवल किशोर प्रेस थी लखनऊ में। ये प्रेस जो थी ये भी रिलीजियस टेक्स्ट छापा करती थी वर्नाकुलर लैंग्वेज में। वर्नाकुलर लैंग्वेज होती है लोकल लैंग्वेज। उसके अलावा श्री वेंकटेश्वर प्रेस जो थी बॉम्बे में, ये भी रिलीजियस टेक्स्ट छापा करती थी वर्नाकुलर लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज में। तो आप रामचरितमानस का एग्जाम्पल दे सकते हैं, इन दोनों प्रेसेस का भी एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं कि किस तरीके से हिंदू कम्युनिटी में रिलीजियस टेक्स्ट ज़्यादा पढ़े गए। उसके अलावा देखिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस, मतलब कुछ भी चीज़ प्रिंट किन किन तरीक़ों से हो रही थी। सबसे पहली चीज़ तो इन्फॉर्मेशंस जो थी वो लिरिक्स के फॉर्म में, शॉर्ट स्टोरीज़ के लिरिक्स मतलब होता है कुछ लाइंस के फॉर्म में, मतलब कुछ लाइंस में ही लोगों को बहुत कुछ समझा दिया जाए, इस तरीके से फॉर्म हो रही थी। शॉर्ट स्टोरीज़ की फॉर्म में, एसेस की फॉर्म में इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच रही थी। उसके अलावा विजुअल इमेजेस जो थी वो भी बहुत पॉपुलर हो गई थी बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। जो पेंटर थे राजा रवि वर्मा, उन्होंने बहुत सारी इमेजेस बनाई थी फॉर द मास सर्कुलेशन। मतलब पिक्चर्स से लोगों को बात समझाने का कल्चर भी आ गया था उस समय। उसके अलावा चीप प्रिंट्स, मतलब थोड़ी सस्ती किताबें, कैलेंडर्स, वो मार्केट में बहुत अवेलेबल थे, जिससे उनको आसानी से गरीब लोग ख़रीद सकें और अपने घर की वॉल्स वगैरह को डेकोरेट करने के लिए भी ये छोटी सस्ती किताबें और कैलेंडर्स लोग ख़रीदते थे और अपने घरों को और इवन वर्क प्लेसेस को भी डेकोरेट इनसे किया जाता था। कार्टून्स जो थे वो जर्नल्स में छपते थे, न्यूज़पेपर्स में, और कमेंट किया जाता था उन कार्टून्स के ज़रिए सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़ पे। जैसा कि आपने अब भी देखा हो तो न्यूज़पेपर में एक छोटा सा साइड आता है झरोखा, जिसमें कोई ना कोई कार्टून ज़रूर आता है। उस तरह के कार्टून्स पहले जर्नल्स न्यूज़पेपर्स में उस समय भी आते थे, जिससे सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ पे कमेंट किए जा सके। तो इस तरह का न्यू फॉर्म पब्लिकेशन का था, जिसमें आप इनकी बात बता सकते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ वगैरह की, विजुअल इमेजेस राजा रवि वर्मा की, चीप कैलेंडर्स वगैरह जो थी वो वर्कर्स ख़रीदते थे, पुअर पीपल अपने घरों को, वर्क प्लेसेस को डेकोरेट करने के लिए। कार्टून्स छपते थे जिससे पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज़ पर ध्यान जा सके लोगों का। ये आप बता सकते हैं। और कुछ कार्टून्स ऐसे छपते थे जिसमें इम्पीरियल रूल, मतलब ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज़ भी किया जाता था। तो इस तरह का पूरा था ये चैप्टर प्रिंट कल्चर। अगर आपको पूरा चैप्टर पसंद आया हो, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये बात पहुँचाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर पाऊँ, आई विल बी वेरी हैप्पी। बाय एवरीवन, टेक केयर।